ये इनर चाइल्ड के बारे में हम लोग आज फिर शुरू करेंगे। पहले जानेंगे इनर चाइल्ड है क्या, क्योंकि अभी तक मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल का कराती हूँ, प्रैक्टिकल भी कराएंगे, लेकिन उसके बारे में जानेंगे है क्या, ये होता क्या है, दिक्कत कहाँ पे आती है। इतना सब इनर चाइल्ड, अंतः शिशु, इतना सब कुछ क्यों बोलते हैं, होता क्या है। मैं आपको एक स्मॉल प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ और उस प्रेजेंटेशन के जरिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनर चाइल्ड के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करती हूँ। स्क्रीन गलत वाला है। राइट। तो जब हम अंतः शिशु या इनर चाइल्ड की बात करते हैं तो ये होता है हमारा एक डिवाइन स्वरूप। अब आप देख रहे हैं इनकी आंखों में एक निश्चल सा, एक क्यूरियोसिटी, एक प्यार, जैसे पूरा दुनिया इनकी आंखों में समाया हुआ है। एक्चुअल में हमारा इनर चाइल्ड जो है वो ऐसा है, पूरे वंडरमेंट के साथ, डिवाइननेस के साथ, एक लाइट के साथ हम पृथ्वी पे आए होते हैं। यस, चलिए सीखते हैं, जानते हैं क्या है जो मेरा सोल पर्पस है वो करते हैं। और जो हम लोग ये भी बोलते हैं ना कि कर्म बंधन उसको काटना है, तो एक्चुअल में जब सोल आती है तो उसको ये रोना धोना उसके लिए नहीं होता है, बिकॉज जो कर्म भी है ना वो भी एक लर्निंग है। तो उसके लिए भी वो बड़े जोश में आती है, यस मुझे ये भी ठीक करना है, वो भी करना है। तो बहुत खुश होके ये इनर चाइल्ड जो है वो आती है। वो है क्या, ये हमारे अंदर का जो एक क्रिएटिव एस्पेक्ट है, एक स्पॉन्टेनियस। आपने देखा होगा कई बात ठक से कुछ बोल देते हैं और फिर मजा आ जाता है, तो वो स्पॉन्टेनियस, साथ में प्लेफुल एस्पेक्ट। अब आप देख रहे हैं इन बच्चों की आंखों में कितना मस्ती है, राइट। खुश। सिचुएशन क्या है, आपको लग रहा है कि कुछ बहुत कुछ चाहिए इनको, कितनी मस्ती में है। तो प्लेफुल एस्पेक्ट, हमारा जो ट्रू नेचर है वो है हमारा इनर चाइल्ड। हर एक बच्चे के अंदर एक ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत होती है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि अच्छा वो भी एक इम्पॉर्टेंट बीइंग है। उसके बातों को भी हम लोग क्या बोलते हैं, चल बच्चा बोल रहा है, हम ऐसे करके हाथ हिला देते हैं। बट नहीं, एलिस मिलर ने बहुत काम किया है और उनके बेसिस पर उन्होंने एक बहुत बड़ी ये बात बताई है कि ये जो एक प्राइमरी नीड है, ज़रूरत, एक रिस्पेक्ट की और एक अंडरस्टैंडिंग की, कि वो जो बता रहा है उसे भी ध्यान से सुना जाए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट उसकी ज़रूरत है, नीड है। अब क्या होता है कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो वही है जो हम बिलीव करते हैं। अब देखिए यहाँ बड़े प्यार से देखिए, बिलीव लिव है ना, बी लिव ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो हम वही जीते हैं जो हम विश्वास रखते हैं, जो बिलीव करते हैं। और ये बिलीव क्या है, मैं मोटा हूँ, नहीं ये नहीं करना चाहिए, मेन जो है उनको ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे नहीं काम करेगा, किसी बात का डर, चिंता, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मैं शायद कभी भी, औरतों को ऐसा होना चाहिए, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं मेरे से नहीं होगा, मैं ना बड़ा अगली हूँ। जिस तरह की सोच हमारे अंदर घुसी हुई है, जो बिलीव हमने अपने बारे में किया हुआ है, हम उसी को जीते हैं और वही चीज हमारे सामने रहती है। जो एक्सपीरियंसेस जब हम बचपन में, जब हम छोटे होते हैं, वो कैसा भी हो, वो हमें अपने बारे में राय बनाने में, मेरी जिंदगी कैसी है या जिंदगी आमतौर पर जिंदगी कैसी होती है, उसके बारे में बिलीफ बनाने में बहुत काम करता है। अब आप देख रहे हैं कि एक तरफ एकदम राजा की तरह पूरा मजे में, तो होगा कि लाइफ जो है वो ऐसे ही होती है, इस तरह की ही होती है, बड़े मजे में ही होती है, पूरे जो चाहिए मुझे वैसा होता है, पूरा सम्मान होता है, सब कुछ होता है। तो वैसा जो एक लाइफ है, तो वो एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरा आप देख रहे हो तंगी, परेशानी, बदहाली, तो ये बदहाली जो है, ये भी लाइफ जो है, लाइफ टफ है, लाइफ मुश्किलों से भरा हुआ है। ये सारा क्या आ गया, बिलीव आ गया हमारे
अंदर। तो जो भी हमने अपने चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस किया है, बचपन में जो भी हमारी अनुभूतियाँ होती, एक्सपीरियंसेस होती हैं, वो हमें हमारे चाइल्डहुड को शेप करने में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। यहाँ पर मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी कि ये जो हमारा बचपन है ना, ये कुछ इस तरह से होता है जैसे कि हमारा चंद्रमा, और अगर हम पृथ्वी की तुलना करें, चंद्रमा में हम जानते हैं कि उसके ऊपर आउटर कोई एटमॉस्फेरिक लेयर नहीं होता। अब एटमॉस्फेरिक लेयर ना होने की वजह से क्या होता है, कोई भी मिट्टी और पत्थर वगैरह ठा ठा आके उसमें गिर के क्रेट्स बना देते हैं, छेद बना देते हैं, यानी कि धब्बे धब्बे बना देते हैं, और एक कह सकते हैं ना हर्ट ऐसा क्रिएट कर देते हैं। जबकि अगर पृथ्वी पर बात किया जाए तो पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी में एक आउटर एटमॉस्फेयर का लेयर है। अब इस एटमॉस्फेयर लेयर होने की वजह से क्या होगा कि कुछ भी अगर मेटेओर आएगा तो छोटा मोटा तो पहले ही जल जाएगा, कोई बहुत बड़ा कुछ है तो बात अलग है। तो ये डिफरेंस है एकदम, जो जैसे फीटस देखिए एज अ सोल, सोल के रूप में एकदम वाइब्रेंट पूरा स्वरूप है उसका, लेकिन जैसे वो फीटस में एंटर कर रहा है, उसमें जो भी दुनियावी चीजें हैं, माँ क्या सोच रही है, आसपास क्या हो रहा है, वो सारा भारीपन उसमें आने लगता है, और बिल्कुल फिर वो चांद की तरह जो भी पेन है उसके ऊपर ठाठा ठाठा सारा छेद होने लग जाता है, या हर्ट आने लग जाते हैं। बड़े होने के बाद हम वही एटमॉस्फेरिक लेयर अपने चारों तरफ क्रिएट कर लेते हैं और एक तरह से अपने आप को बचा लेते हैं। इसीलिए जो चाइल्डहुड का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि हम अपने लाइफ के बारे में क्या भावना रखते हैं, क्या विचारधाराएं रखते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। सिर्फ वही नहीं, अपने जीवन ही नहीं, हमारे दुनिया के बारे में कि वो मेरा जीवन, मेरा वर्ल्ड कैसा होगा, वर्ल्ड कैसी है। जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर हमें छोटे में ऐसा मिला है या हमें बताया गया है कि दिक्कत है, तो हम क्या कहेंगे, पूरी दुनिया ही ऐसी है। अगर हमें पूरे छुटपन में बहुत प्यार मिलेगा तो हम क्या कहेंगे, पूरी दुनिया में ही प्यार है। तो हमारी दुनिया को देखने का नजरिया भी इसी छुटपन में, बचपन में तैयार हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, हम अपने आप को किस नजरिए से देखते हैं, हम अपने बारे में क्या, जैसे हमने शुरू में देखा, बिलीव, अपने बारे में क्या राय है, किस एंगल से। अब आप देख रहे हैं ये बच्चा कैसे जजमेंटल अपने आप को देख रहा है कि ये मैं हूँ। तो अपने बारे में भी जो राय है ये बचपन में ही कायम होती है। अगर बचपन में माँ ने कहा है कि "तर बुद्धू, तेरे से कुछ नहीं होता", तो वो बात कहीं बहुत गहरे आ जाती है कि मैं बुद्धू हूँ, मुझसे नहीं होगा। वहीं अगर एनकरेजमेंट मिली है, शाबाश आप कर सकते हो, तो वो बहुत कमाल का भी काम कर जाते हैं। हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, जैसे हमें पता है आइंस्टीन के लिए कि उनको स्कूल वालों ने मना कर दिया था, एक लेटर लिखा था कि ये आपका बेटा बेकार बुद्धू है, इसको स्कूल में डालने का कोई फायदा नहीं है, इसको आप घर ले जाइए। तो बेटे को तो पढ़ना नहीं आता, माँ को पूछा, माँ क्या लिखा है इसमें, स्कूल वालों ने, माँ की आंखों में आंसू थे, और माँ ने कहा, बेटा उन्होंने लिखा है आपका बेटा इतना ज्यादा होशियार, समझदार, जीनियस है कि हमारे तो बस में है ही नहीं हम उसको कुछ करा सके। ये तो सब कुछ जानता है, इसको इसको स्कूल की जरूरत ही नहीं है। फिर माँ ने उसको अपने तरीके से दिखाया, सिखाया, और आज हमें पता है कि कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन उन्होंने हमें जीवन में दिया। तो राय क्या बन रही है हमें हमारे बारे में, ये बहुत मायने रखती है हमारे बचपन में क्या हो रहा है उसका। सिर्फ यही नहीं, दूसरों के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, ये भी बचपन में ही काफी हद तक तैयार हो जाता है। कैसा कोई, मुझे अगर बचपन में किसी से हर्ट मिला है, अब्यूज मिला है, तो क्या होगा, ट्रस्ट करने में दिक्कत आएगी। एक गुमसुम सा बच्चा ऐसा मिल सकता है, कोई उसके साथ गलत हुआ है तो वो जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा, किसी को वो सम्मान और वो प्यार नहीं दे पाएगा। वही अगर उसको एक बड़ा वार्म सा, लविंग सा अगर मिला है रिलेशन, तो क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, प्यार करना, कैसे संबंध होते हैं सहयोग के, सपोर्ट के, कोऑपरेशन के, वो सीखेगा।
सिर्फ यही नहीं, हमारी सेल्फ एस्टीम, अपने बारे में सेल्फ एस्टीम, सम्मान हम कितना अपने आप को करते हैं, वो भी तभी डेवलप होता है। बड़े में नहीं होता मास्टर्स। हम सोचते हैं कि हम कुछ बड़ा कुछ कर लेंगे, कुछ बड़ा एकदम बड़ी सी डिग्री लेंगे, बड़ा सा जॉब होगा तो हमारा सेल्फ एस्टीम हाई हो जाएगा। नहीं, कितनी ही ऐसे केस स्टडीज मैं रेगुलर डील करती हूँ कि बहुत हाई फाई काम कर रहा है बट वो सेल्फ एस्टीम वो नहीं ला पा रहे हैं, और उसको लाने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रगल, कुछ ज्यादा ही वो ओवर एक्ट कर जा रहे हैं। लेकिन सेल्फ एस्टीम जो है वो बचपन में अगर तैयार है तो बच्चा बड़ा बिंदास एकदम मजे में होता है। और वही होता है तैयार सेल्फ वर्थ। मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी कितनी ज़रूरत है, ये एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेल्फ वर्थ। जिनके अंदर ये सेल्फ वर्थ नहीं होता वो हमेशा बहुत सारा जीवन का समय अपने आप को प्रूव करने में लगाते हैं कि ये मैं ये करूँगा तो मैं ज़्यादा अच्छा हो जाऊँगा, मेरी इतनी बड़ी डिग्री आ जाएगी तो मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं इस तरह करूँगा वो करूँगा। किसी तरह से अपने आप को मैं वर्दी हूँ, मैं लायक हूँ, इसको प्रूव करने का एक जो प्रयत्न है वो चलता ही जाता है। लेकिन अगर वो ही छुटपन में अच्छे से बताया जाए तो, और उसको सम्मान मिले, तो वो सेल्फ वर्थ अपने आप डेवलप होता है। और उसके लिए वो एक जो सहजता है, वो सहजता नकलीपन में नहीं आ सकता। अब यहाँ एक बहुत ही जानने वाली चीज है कि हर साल, यहाँ साल में कह रही हूँ, मैं तो कहूँगी हर मिनट बचपन से लेकर हमारे एडोलसेंस, एडोलसेंस यानी कि जब टीनेज आता है, क्योंकि टीनेज के बाद से मैंने वो कहा ना कि आपका एटमॉस्फेयर का लेयर, यानी उस तरह से एक शील्ड, एक एक ठीक है मुझे ये लेना है, ये हर्ट नहीं लेना है, या वो मुझे कवर करेगा, वो तब तक, उसके बाद तक ये शील्ड बनता है। उसके पहले तक, तो उसके पहले हर मिनट आप कह लीजिए कि इनर चाइल्ड का जो जो वो इनर चाइल्ड है उसका क्या एसोसिएशन है, क्या हो रहा है, उसी के आधार पर हम ये कहेंगे कि जो कुछ हो रहा है उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि वो एडल्ट के रूप में कैसा होगा। वो अगर एकदम खुश है, जितना खुश है वो, तो आगे एडल्ट भी आप उतने ही खुश होने वाले हो। यहाँ एक और चीज सोचने वाली है कि हम सोचते हैं कि हमारा शरीर हमारे इमोशन हर कुछ अपने पास जमा करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। मैं आपको अपने सेशंस के एक्सपीरियंसेस बताऊंगी अभी। इसमें आपके पेरेंटल कंडीशनिंग क्या हो रही है, पेरेंट्स क्या बता रहे हैं यहाँ पर, ये तुम कैसे काम कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, या तुम क्या बेकार हो, या तुम बड़े कमाल के हो, क्या कंडीशनिंग हो रही है, या पैसे पेड़ पे नहीं लगते। इस तरह की कंडीशनिंग जो है वो हमारे बचपन में हो जाती है, और हम ना जानते ना समझते हुए इतनी डीप ये होती है कि हम उसी को ही एक्ट आउट करने लगते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ। सिर्फ पेरेंटल ही नहीं, सोशल कंडीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। सोशल कंडीशन यानी आसपास का, हमारे जो स्कूल में पीयर का, हमारे फ्रेंड्स का, आसपास के लोग भी क्या बोल रहे हैं। जैसे हम किसी के बारे में, किसी ने कुछ कहा है, अरे ये तो ऐसी है, ये वैसी है, जैसे आप देख रहे हो इस इमेज में कि जो ऐसी बातें होती हैं, तो भी वो बच्चा अपने अंदर गहराए सदमे की तरह उसको लेता है। सिर्फ उसके साथ ही अगर घर में या ऐसा कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो जीवन में, आपस में पेरेंट्स की जो लड़ाई है वो एक बच्चे के लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं है। किसी भी तरह का पेरेंट्स का हो गया या बड़ों का व्यवहार या दुर्व्यवहार आपस में, वो एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन होता है, बच्चा बहुत 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 दुखी हो जाता है। इन सब सिचुएशन से, पेरेंटल कंडीशन से, सोशल कंडीशन से, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से, हमारा जो ये इनर चाइल्ड का हमने शुरू में जो ये एसेंस देखा, जॉयफुल, क्रिएटिव, वाइब्रेंट, प्लेफुल, वो कहीं खो जाता है, हमारे से मेजर पोर्शन खो जाता है। और हमें मिलता है कैसा, कि आगे का पेन मुझे ना मिले, मुझे सफरिंग ना मिले। तो इनर चाइल्ड क्या करता है, अपने आप को जैसे पीछे खींच लेता है
और अडॉप्ट करता है डिफेंस मैकेनिज्म। अब सबको बचना है ना, तो डिफेंस मैकेनिज्म कैसा, अब देखिए आप शुरू वाले बच्चे को देख रहे हैं एकदम गुस्से में, तो बच्चा गुस्सा दिखाएगा तो अब आप सुनेंगे उसकी बात, अरे ये बहुत गुस्से हो गया। दूसरा आप देख रहे हैं मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, तुम्हें जो मर्जी करना है कर लो। और आजकल हमें बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल मिलता है कि बच्चे कान में हेडफोन लगा के सारा टाइम रहेंगे, आपकी बात कुछ सुनने को वो तैयार ही नहीं है, या गुमसुम इतना कि आप उसे क्या कहेंगे। आप छोटे बच्चे का जिसे देख रहे हैं कि जिसने मुंह में अंगूठा डाल रखा है, वो जैसे कहीं अपनी ही दुनिया में चुप करके एकदम खो गई है, उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, या अपने आप को चलो इन सबसे बाहर मैं सुपरमैन हूँ वैसे दिखाना शुरू कर लिया। ये डिफेंस मैकेनिज्म है मास्टर्स। या आप एक और देख रहे हैं ओवर ईटिंग, इससे कि वो अपने आप को सेफ महसूस कर सके। इस तरह से जो हमारे जो एक ट्रू पर्सनालिटी है, जो हमारा सचमुच का जो एक सही जो हम हैं, और जो हमारा सही जो कैरेक्टर है, जो हमारा स्वरूप है, वो हमारे एडल्ट सेल्फ से कहीं दूर हो जाता है, छूट जाता है। जो कुछ चाइल्डहुड में हमारे साथ पेनफुल हुआ है, वो ज्यादातर क्षेत्र में, ज्यादातर मैं कह रही हूँ, मैं हमेशा के लिए बात नहीं कह रही हूँ, ज्यादातर अनहील्ड रहता है, यानी कि बिना उपचार किए जख्मी वैसा ही रहता है। इससे क्या होता है कि हम जब एडल्ट्स होते हैं तो हमारे जीवन में कई तरह के हम देखते हैं कन्फ्लिक्ट्स, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, प्रॉब्लम्स, और ये सारी चीजें हम एज एन एडल्ट इसको एक्सपीरियंस करते हैं। और ये सारी चीजें हमें इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स, छोटी सी बात हो गया, हम लोग बोलेंगे छोटी सी बात है, और वो कहेगा कहाँ है छोटी बात, मैं परेशान हो गया हूँ, ऐसे ऐसे मेरे ही जीवन में ऐसे लोग होते हैं। तो ये सब उसके चाइल्डहुड के कन्फ्लिक्ट से शुरू हो रहा है। इनहेरेंटली एक्चुअल में हम लोग सभी मैग्निफिशेंट बीइंग्स हैं, लिमिटलेस पोटेंशियल है, हम क्या नहीं कर सकते। एक्चुअल में हम ऐसे हैं जिसमें कि एक पावर है कि एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अनकंडीशनल लव। कोई जरूरी नहीं है कि कुछ खास होगा तो ही हम प्रेम दे सकेंगे या ले सकेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कंडीशन में हम बिल्कुल खुश होकर दे सकते हैं, प्रेम को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जॉय को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जॉय के लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए। क्रिएटिविटी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत क्रिएटिव बीइंग्स हैं हम सारे। और अपने ट्रू नेचर को फिर से वापस पा लेने के लिए जो बहुत ज़रूरी है वो है कि हमें अपने चाइल्ड को अपने अंदर एम्ब्रेस कर लेना होगा और उसे एक्सप्रेस करने देना होगा। जो दर्द उसने लिखा रखा है, उसे जो जो भी दिक्कत दुख उसने अंदर लिया है, उसे एक्सप्रेस करने देना होगा, तब जाकर वो हील होगा। तभी आप कह सकते हो नया सवेरा हमारे जीवन में आएगा। चेंज कब होता है? जब जो जैसा है ट्रू वैसा बन जाए, ना कि वो बनने की कोशिश करे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सी बात है मास्टर्स, क्योंकि हम लोग कोशिश में अलग होती है। हाँ, कोशिश इस बात की करें कि हम ध्यान अच्छे से करें, अंदर की आवाज़ सुने, और जैसे ही इंस्पिरेशन आता है तो अपने हील करने की अपने आप को और करते रहें, और धीरे धीरे जो हमारा ट्रू सेल्फ है, जो एक दिव्य हम स्वरूप है, उसमें हम आ जाएं। तब जाके चेंज लोगों में नजर आता है, लोगों को नजर आता है। एक्चुअल में आप सब, हम सब ऑसम है, बहुत बहुत ऑसम। कभी भी ये जो अपने अंदर की एक जो वंडरमेंट है हमारी, क्या है हम, क्या कर सकते हैं हम, एंडलेस पॉसिबिलिटीज है हमारी, उसको कभी भी हमारी जो स्पिरिट है, जो हमारे अंदर का कुछ करने का जो एक इच्छा है, उसे कभी भी हमें जाने नहीं देना है। और इसीलिए हमें अलाउ करना है अपने इनर चाइल्ड को, पूरी तरह से उसे रियलाइज करना है
जिससे कि हम अपने आप को, जो मेरा ट्रू रियल सेल्फ है, उसे पूरी तरह से हम जान सकें। जो हमारा इनर कोर है वो लाइट रेडिएट करता है, लव रेडिएट करता है, पावर रेडिएट करता है। तो जब मैं आपको वंडर चाइल्ड या डिवाइन चाइल्ड की बात करती हूँ, मैं इसी इनर कोर की बात करती हूँ, जिसमें से रोशनी, प्यार और पावर, छोटा सा है लेकिन उसकी इतनी पावर, इतना ही अंदर प्यार की क्षमता और रोशनी है कि मज़ा आ जाता है। तो हम मेडिटेशन भी करेंगे और उस इनर कोर को भी टच करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बयान आपको मैंने दिखाया कि इनर चाइल्ड के बारे में, और इनर चाइल्ड के बारे में बताते हुए मैंने आपको ये बताया कि मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस एज अ थेरेपिस्ट की तरह मैं आपको शेयर करूँगी कि जैसे हम सोचते हैं कि बचपन का इफेक्ट कैसे रहता है। तो मैं रिसेंट में ही एक सेशन ले रही थी, केस स्टडी था, और उसमें यूँ था कि वो जो लेडी है, शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, स्पिरिचुअल है, मेडिटेशन करती हैं, बहुत अच्छी कार्ड रीडिंग करती हैं, और वो कहती है पता नहीं, मुझे हर बार ऐसा लगता है कि जैसे एक रिजेक्शन सा मुझे महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं अवांछित हूँ, मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं नॉट वर्दी हूँ। तो बातों बातों में ही ऐसे हुआ कि मुझे ये पता लगा कि वो एक्चुअल में अडॉप्टेड है। मैंने कहा अडॉप्टेड है, कोई बात नहीं। तो मैंने ये पूछा अडॉप्टेड है तो कब अडॉप्शन का पता लगा। उन्होंने कहा कि मैं जब क्लास ऐसे ही कोई फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में थी, तब मेरे सामने वो अडॉप्शन का पेपर मेरे सामने आ गया था, तो मुझे पता लगा कि आई एम अडॉप्टेड। और उसके बाद बहुत ज़्यादा वो एक रिबल वाला कि मैं अडॉप्टेड हूँ, अकेला बच्चा, और कोई बच्चा नहीं है, अकेला वो अडॉप्टेड बच्चा, बच्ची रैदर। और तो इतनी रिबेलियस लाइफ में, पूरा रिबल आप कह सकते हो, पूरा जो भी आप कह सकते हैं एडिक्शंस एंड ऑल एवरीथिंग उन्होंने किया, फिर अपने आप ही अंदर से हुआ कि नहीं नहीं करना है। देन शी केम इनटू मेडिटेशन एंड ऑल। तो कहती है बहुत सारे चीज़ों को तो मैंने हील किया, बट पता नहीं कहीं ये चीज़ जो है दैट आई एम नॉट एक्सेप्टेड, आई एम रिजेक्टेड, आई एम नॉट वर्दी, ये इतना स्ट्रांग है कि मैं इसको बता ही नहीं सकती। मैंने कहा ठीक है, करते हैं, चलिए। तो हम लोग जब इनर चाइल्ड का काम कर रहे थे, तो ये कहाँ से आ रहा है, तो जब हम लोग डीपर गए, तो डीपर में जब पहुंचे तो शी वेंट इनटू द वूम मेमोरी। वूम मेमोरी में जब वो गई तो उनको ये पता लगा दैट शी इज अ चाइल्ड ऑफ जस्ट अ कॉलेज गोइंग गर्ल। एक कॉलेज गोइंग गर्ल है, और बड़ी प्यारी सी है वो, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा मेधावी है उसकी माँ। और उसके फादर जो है वो भी मेधावी हैं, थोड़े बड़े घर के हैं, उनके अपने नियम हैं, थोड़े बड़े भी हैं, लेकिन शादी नहीं हो सकती। तो घर वालों का प्रेशर कि माँ जो है वो बच्चा गिरा दे, बट समहाउ ऐसा कुछ ऐसा बना कि माँ बच्चा नहीं गिराना चाह रही है। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं वो भी बाद में बताऊंगी, कि अब ये बच्चा जो है, इसको फिर गिराने नहीं दिया गया। मतलब पेरेंट्स ने तो बड़ी कोशिश की, और साथ ही सारे समय सारे टाइम पूरे बच्चे को अब्यूज, ये कहाँ से पता नहीं, ये आप समझ सकते हैं, जो जो गालियां हम देते हैं एक अवांछित बच्चे को, वो सारी गालियां जो है वो बच्चे को सुनने को मिल रही है वूम के अंदर। ओनली उसके पास जो सोलेस है कि माँ जो है वो स्पिरिचुअल है, कि माँ जो है ध्यान करती है, मेडिटेशन करती है, अच्छी बुक्स पढ़ती है, और वो बड़ा लविंग वाइब्रेशन भेजती है बच्चे को, और साथ सारे समय बच्चे से कम्युनिकेट करती है कि आई एम सॉरी बेटा, बच्चा जो भी है जिस तरह से भी है, और उसको बच्चे को माँ के साथ बहुत जुड़ाव है। बट सारा टाइम उसको ये महसूस हो रहा है कि पेरेंट्स का जो जो माँ है, उनके पेरेंट्स का कितना उसके ऊपर प्रेशर है, और माँ कितना परेशान हो रही है, वो सारा है। बच्चा जो है वो नेचुरल बर्थ से बर्थ लेना चाहता है, बट जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स आप कह सकते हो, वो नहीं चाहते हैं ऐसा हो। तो माँ का सी सेक्शन होता है।
बच्चा माँ से मिलना चाहता है बट उसको मिलने नहीं दिया जाता है। बच्चे को एक लेडी उठाती है और ले जाकर कचरे के ढेर में गिरा देती है, और छोटी बेबी कचरे के ढेर में गिरी हुई है और अंधेरा है, ठंडा है, और देख रही है चूहा आ रहा है, कॉकरोच आ रहा है, और वो अपनी नन्ही नंगी टांग हिला हिला के उसको भगाने की कोशिश कर रही है। यू कैन इमेजिन द पेन, सब वो देख रही है। उसके बाद नेक्स्ट डे रात भर वो वहीं पड़ी होती है। नेक्स्ट डे उसको एक लेडी आती है और उसको वो उठा के फटाफट हॉस्पिटल ले जाती है। उसको जो भी है केयर वगैरह करके ऑर्फनेज में ले जाया जाता है। ऑर्फनेज में ये सब उसी ने देखा है, बताया है मास्टर्स, मुझे तो नहीं पता, वो तो देख के जो बता रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। ऑर्फनेज में जो भी आ रहे हैं उन्हें लड़का चाहिए, उन्हें लड़की नहीं चाहिए। तो रिजेक्शन, अगेन 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 एंड अगेन, हर जगह रिजेक्शन। तब एक ऐसी दंपत्ति आती है जहां से उसके पास एक बहुत लविंग वाइब्रेशन आ रहा होता है। ये बच्ची उसका हाथ पकड़ लेती है। ये जो दंपत्ति गई है, ये दंपत्ति को लड़का ही चाहिए था, बट ये बच्ची ने जिस तरह से उनकी उंगली पकड़ी, जिस प्रेम से, और ऐसी पकड़ी जैसे बच्चे को तो हम कहते छुड़ा लेते हैं, बट इतना कस के पकड़ा कि उन्होंने कहा इस बच्चे ने हमें चूज किया है तो हम इसे लेके जाएंगे। उसे वो लेके आए और पूरा सम्मान और खूब प्यार देके बड़ा किया। ये थी उस बच्चे की कहानी, और ये रिजेक्शन जो उसने देखी। अब आप देखिए, बचपन से, और जिस घर में वो गई वहां बड़े अच्छे से उसको बड़े प्यार से सब कुछ दे के पाला गया, लेकिन उसके अंदर का जो बचपन का जो ये रिजेक्शन, वो इतनी बुरी तरह से घर कर चुका था कि बड़े होकर इतना कुछ करने के बाद सभी बोल रहे हैं कि यू आर ग्रेट, येट शी इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि हाँ मैं ग्रेट हूँ, नहीं, मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ। दिस टाइप की फीलिंग बहुत स्ट्रांग। तो फिर फर्दर हीलिंग का जो थेरेपी का काम होता है, दैट इज फर्दर, वो दैट इज डिफरेंट, वो मैंने करवाया उनको। लेकिन ये जो पेन है, ये बहुत, एक और केस भी है, दैट इज अगेन अ वेरी सैड केस, जहाँ बच्ची जब 1.5 साल की थी तब उसके साथ इंसेस्ट हुआ। उसके बाद से बच्ची जो है एकदम गुमसुम हो गई, बिल्कुल गुमसुम, किसी से ना कोई बात करना ना कुछ करना। सबने उसको घमंडी का नाम दे दिया, मुंह फुला के हमेशा रहती है तुम तो, घमंडी है, किसी से बात नहीं करती। वो बच्ची उस समय से लेकर बड़ी हुई है, और अब जाके जब मेरे साथ जब उसका सेशन हो रहा था, इट वाज सो टफ, सो टफ। क्योंकि एक बार एक बच्ची के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसको लगता है कहीं गलती मेरी है, क्योंकि हम लोगों के समाज में और किसी की गलती नहीं देखी जाती। इट वॉज सो पेनफुल, सो पेनफुल, इतना बड़ा घाव। बट अब मैं इनफैक्ट चाहती थी, कहीं मिस हो गया, बट मैं वो पिक्चर भी डालूंगी। जब वो हील हुआ, उसके पहले, हील होने से पहले का जो केस था, तो जब वो जस्ट, उसकी जो ड्राइंग थी दैट वाज ऑल हेफाजत, और हील होने के बाद लेफ्ट हैंड की जो ड्राइंग है मास्टर्स, मैं अगर आपको दिखाऊंगी आप मानियोगी ही नहीं कि लेफ्ट हैंड से भी ऐसी ड्राइंग हो सकती है। सच क्रिएटिव, मतलब मैं उसकी पेंटिंग्स देखती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ ओ माय गॉड, एंड शी डजंट नो पेंटिंग, ऐसा कुछ उन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया है। सच ब्यूटी, एक एक जने एक एक जेम्स है, लेकिन ये जो हर्ट है, ये हर्ट आपको, आप उस जेम को, यानी आप कहते हैं ना गुदड़ी में लाल हो जाता है, फिर वो कहीं छुप जाता है, कहीं आपकी वो चमक जो है वो बाहर नहीं आती। ये इनर चाइल्ड के लिए मैं आपको बताऊं, मेरे खुद का जो था दैट वाज वेरी हर्ट, और मैं बहुत सारा के मेडिटेशन, वंडरफुल एक्सपीरियंस, सब कुछ हो रहा है। और फिर मैंने रिग्रेशन जब ट्रेनिंग ली, तब हमारे मेंटोर ने बड़े प्यार से कहा कि देखो भाई, अगर आपको एक अच्छा थेरेपिस्ट बनना है तो यू नीड टू डील विथ ऑल योर स्टफ्स, बिकॉज जो भी आपका पेन है, आपके जो भी पर्सन आपके पास आएंगे सेशन के लिए, वो वही पेन लेके आएंगे, सो बी रेडी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, रेडी हो जाते हैं।
तो मैं अपना जब इनर चाइल्ड हर्ट करवा के अपना पूरा वर्क पूरा करके वर्कशॉप करके मैं गई हूँ माँ से, मैं आपको ये बताऊं, खत्म जिस दिन हुआ है उसी दिन की रात से मेरा सोल पर्पस जो काम था वो स्टार्ट हो गया इमीडिएट। दैट इज द पावर। उसके पहले हम ढूंढ रहे होते हैं कहाँ है मेरा सोल पर्पस, मेरा क्या वर्क है, व्हाट आई एम हियर फॉर। ढूंढते रहते हैं, एक एक जगह जाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर भी सोचते रहते हैं। कोई आपको बताएगा आप ये कर सकते हो, आप वो कर रहे हो, एक पॉइंट के बाद मजा नहीं आ रहा, यू नो, आप इतने बड़े ये कुछ हो सकते हो। आप कितनी जगह देखते हो कि बड़ा बड़ा पोस्ट छोड़ के लोग कुछ और कर रहे होते हैं, व्हाई? बिकॉज इनर कॉलिंग कुछ अलग है। तो जब हमारा इनर हर्ट ठीक हो जाता है, हम उसे एम्ब्रेस कर लेते हैं, उसे हील कर लेते हैं, तब जो कमाल आता है फिर तो बल्ले बल्ले ही होता है। तो मेरा ऑफ लेट ये था कि मैं 1-to-1 तो सेशंस में कर रही थी और सभी के लिए जितना मैक्सिमम है वो कर रही थी। बट पिछले साल से जब से मैं इनर जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ था, दैट वाज अ वेरी डीप प्रोसेस, जब उससे अंदर से बार बार एक आ रहा था कि बहुत सारे लोग जो हमारे दुनिया में हैं वो सफ़र कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनका इनर चाइल्ड हर्ट कहीं पर है। और इट इज़ अ हाई टाइम कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को हील करें। तो वो चल रहा था, तो ऐसे भी सजेशन भी आ रहा था कि आप कीजिए इसको, वर्कशॉप कीजिए, वर्कशॉप कीजिए, वर्कशॉप कीजिए। तो करते करते अभी मैं आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही है मुझे बताने में कि यस फाइनली द डेज आर अनाउंस्ड। मैं ये वर्कशॉप कर रही हूँ। ये होगा 11 जुलाई से स्टार्ट, 11 से 15 जुलाई, और उसकी प्रिपरेशन जो है 9 जुलाई को होगी। 9 जुलाई को जो है वो है क्लिनजिंग का प्रोसेस। तो शाम के मैं 6 से 8 बजे करना चाहती हूँ। और अगर वो प्रोसेस जो है मैं उस हर एक के लिए ओपन रखना चाहती हूँ 9 का। और अगर पीएमसी मुंबई चाहती है तो उसको आप लोग भी रिले कर सकते हैं अगर आपके पास उस टाइम स्लॉट अवेलेबल है तो। और लेकिन जो बाकी का जो पूरा प्रोसेस है उसके लिए मैंने एक कंडीशन इम्पॉर्टेंट रखी है कि कम से कम 40 दिन का ध्यान ज़रूर किया होना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं किया है तो कई बातों को गले से उतार पाना बड़ी मुश्किल लगती है, लगता है ऐसा नहीं होता है। मैं खुद अपने एक्सपीरियंसेस में देखती हूँ कि जब मैं किसी जो मेडिटेटर है उसका सेशन लेती हूँ और जो जस्ट अभी शुरू कर रहा है उसका लेती हूँ, दोनों का डिफरेंस मुझे फटाक से पता लगता है। तो जब हम एक ग्रुप में काम कर रहे हैं तो एक एनर्जी लेवल एक मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। गूगल फॉर्म ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, तो जो इंटरेस्टेड है वो ज़रूर कर सकते हैं एनरोल और आगे कर सकते हैं। अगर अभी किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे और हम उस इनर कोर को टच करेंगे। यस।